मुझे क्या पता, माइक ऑन तो है। अरे मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। उनकी संख्या 5,60,60,925 है। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 5,60,00,000 मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,229 होती है। 5,61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं, हर कैटेगरी को मिला देते हैं। इसमें जो हमारे 80+ के मतदाता हैं उनकी संख्या 6,53,640 है। 100+ के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। और इसमें भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यदि लगभग 1,500 पुरुष मतदाता हैं 100+ के, तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मतदाता हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है। ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, 80+ और दिव्यांग। जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और यदि ये अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और अच्छी चीज़ जो आपसे शेयर करना है कि हमारी जो जेंडर रेशियो है, एक तरह से 1,000 पुरुषों की तुलना में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 945 है। जो सेंसस हमारा 2011 का हुआ था, जनगणना में जो हमारा जो अनुपात था, जेंडर रेशियो था, वो 931 था। उसकी तुलना में आज हमारा जो इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 945 है। कहने का आशय ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो पात्र महिलाएं हैं उनमें लगभग सभी ने अपना नाम जुड़वाया है। तो एक अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
ईपी रेशियो जो होता है, इलेक्टोरल टू पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं, आबादी के हिसाब से मतदाताओं की जो अनुपात है वो 64.75 है। ये भी सर्वाधिक है अभी तक। मतलब जो निरंतर प्रयास हुए हैं मतदाताओं के नाम जोड़ने के, वो एक तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनल फिगर में। 18-19 के जो मतदाता हैं वो हमारी संख्या 22,36,564 है। 22,36,564 मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु श्रेणी में। जो 2 अगस्त को जब हम लोगों ने ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया था तो हमारे मतदाता 5,43,00,000 थे, जिसमें लगभग 17 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। और आज जनरल इलेक्टर्स की संख्या 5,60,00,000 है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इस पूरी अवधि में जो नाम जोड़े गए हैं उनकी संख्या 24,33,000 नाम जोड़े गए, 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन की कार्रवाई हुई, चाहे उनके फोटो बदले गए हों या उनका नाम वगैरह चेंज किया गया। तो आज की स्थिति में मतदाताओं की संख्या आपको बता दी। मतदान केंद्र हमारे 64,523 हैं और निर्वाचन संबंधी जो कार्रवाई इलेक्टोरल रोल से संबंधित है वो एक तरह से अंतिम प्रकाशन के साथ पूरी हो गई है। अभी भी नाम जुड़ेंगे। इसमें जो वैधानिक स्थिति है वो ये है कि जो नामांकन होता है, जो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होती है नाम निर्देशन पत्र लेने की, उस आखिरी तारीख तक नाम जुड़ते हैं। अर्थात नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो फॉर्म 6 है जिसके माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं वो आवेदन लिए जाएंगे नॉमिनेशन की लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक। जहाँ तक नाम हटाने का प्रश्न है, जो फॉर्म 7 से होता है, चुनाव की घोषणा के साथ जिस तारीख को भी चुनाव की घोषणा होगी उस तारीख के बाद फॉर्म 7 जो प्राप्त होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तरह से फॉर्म 7 प्राप्त तो करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म लेने पे रोक नहीं है, फॉर्म 7 लिए जाते हैं, लेकिन डिलीशन संबंधी कार्रवाई रुक जाती है, डिलीशन का काम नहीं होता। तो ये आपके माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक, डिलीशन की कार्रवाई चुनाव की घोषणा के बाद उसके फॉर्म नहीं लिए जाते। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। इसके अतिरिक्त हमारी पूरी तैयारी निर्वाचन के संबंध में, चाहे वो मतदान दलों के गठन से संबंधित हो, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हो, चाहे वो संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, हर तैयारी अपने निर्धारित समय से चल रही है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद जो आचार संहिता लगेगी तो आचार संहिता के प्रावधानों का भी सख्ती से कड़ाई से पालन कराया जाए। किस चीज में? नहीं, मतदान केंद्र हम लोगों ने 1500 से अधिक जहां मतदाता थे उसको ध्यान में रख के 184 नए मतदान केंद्र उसमें बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर से जो अधिक दूरी वाले मतदान केंद्र थे उसमें 362 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अर्थात मतदाता को ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, उसको 2 किलोमीटर से कम चलना पड़ेगा। तो मतदाता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। टोटल वोटर जैसा मैंने आपको बताया अभी 80+ और दिव्यांग, और वैसे दिव्यांगों में वैसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% है। तो 80+ की संख्या मैंने आपको बताई 6,53,640। दिव्यांग हमारे हैं 5,05,146। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 11,58,000 होते हैं। तो इन 11,58,000 लोगों को हम फॉर्म 20 देते हैं और उनमें से जितने लोग उस विकल्प का चयन करते हैं कि वो घर से मतदान करना चाहेंगे उनको फिर हम पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये यहाँ से नहीं होता है। देखिए, चुनावी खर्चों के संबंध में कानून में स्थिति स्पष्ट है। अब कैंडिडेट हमारे लिए कैंडिडेट होता है जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है और खर्चे की गणना भी उसी दिन से होती है।
आज की स्थिति में रिमोट वोटिंग की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे लोग जो मतदान करना चाहते हैं उनको मतदान केंद्र पे ही आना होता है, तभी आकर के मतदान करते हैं। सर एक सवाल ये है मेरा, मैं रवीश पाल सिंह राजगढ़ से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आप उन्हें क्या आश्वासन देना चाहते हैं? ईवीएम 100% सुरक्षित है। सी विजिल ऐप के माध्यम से जो नागरिक हैं उनके लिए ऐप है, वो शिकायत कर सकते हैं और प्राप्त शिकायतों का 100 मिनट में उसका रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भी मतदाता कहीं भी उसको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उस ऐप के माध्यम से अपनी पहचान वो चाहे तो उजागर करे, चाहे तो न उजागर करे, वो मैसेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से वो शिकायत कर सकते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोगों ने इसका उपयोग किया है, इसलिए जनता इसका उपयोग कर रही है। मुझे उम्मीद है इसका और प्रचार प्रसार करेंगे, इस बार और ज़्यादा उपयोग होगा। सर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की थी कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर तो हुए नहीं है, लेकिन वो बड़ी सभाएं और प्रचार उन्होंने शुरू किया है, तो उसके खर्चे के लिए मांग की गई थी कि अभी से उनका खर्च तय किया जाए। नहीं, इसका उत्तर मैंने दिया, अभी पूछा था आपके साथी ने पीछे से। इसका उत्तर यही मैंने अभी बताया उनको कि कैंडिडेट हमारे लिए कैंडिडेट तब होता है जब वो नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की सूची में आता है और खर्चे का हिसाब जो उसका उसी दिन से रखा जाता है। नहीं, यदि मैंने बताया 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, यदि वो घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो ऐसी स्थिति में पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मतदान कराया जाता है, जो मतदान की एक्चुअल तिथि से 5 से 7 दिन पहले होता है। सेंसिटिव बूथ हमारे पिछली बार 17,070 थे और उनकी संख्या इस बार भी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि सेंसिटिविटी चेंज हो, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, कई बार कैंडिडेट के नॉमिनेशन के हिसाब से भी बदलती हैं। अभी भी इनकी संख्या लगभग उतनी है पिछली बार जैसी है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर अगर आप 18-19 पूछेंगे तो मैंने बताया 22,36,564, लेकिन अगर आप इसकी गणना वैसे करोगे कि साहब 18 के बाद, तो जो 2018 में 18 साल का हुआ तो आपको 23 साल तक लोगों को लेना पड़ेगा। हमें पता नहीं कि कितने लोगों ने बाई इलेक्शन में वोट किया, कितने ने पंचायत में वोट किया, कितने ने नगर पालिका में वोट किया। आज की स्थिति में 18 से 19 की एज ग्रुप में जो वोटर्स हैं वो 22,36,564। देख नहीं रहे। हाँ हाँ, बताएं। नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए वो हमसे बात करने की आवश्यकता है। मैंने एक बार फिर से पूछ लो। नहीं, पूरा प्रयास ये किया गया है कि एक तो कि परिवार के सभी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक ही जगह हो, उसमें ब्रेक नहीं हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वोटर हेल्पलाइन ऐप, आपका जो हमारी जो वेबसाइट है, इन सब के माध्यम से मतदाता वोटर स्लिप तो बाद में आएगा,
बट ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मतदाता को चाहे खुद भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उनका मतदान केंद्र कहाँ है। देखिए, इसमें स्थिति ये है कि ये सही है कि कुछ मकान नंबर ऐसे हैं, वास्तव में मौके पे मान लीजिए 15 मकान हैं या 12 मकान हैं, लेकिन उनका मकान नंबर एक ही डला हुआ है और ये हिस्टोरिकली वहीं रह रहे हैं, बट वो अलग अलग लोग हैं, उसकी पहचान कराई गई, परीक्षण कराया गया, फर्जी मतदाता नहीं है, मकान नंबर वही डला हुआ है। मकान नंबर में संशोधन तभी होगा जब व्यक्ति आवेदन करेगा, तो वो हम उसको 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 नहीं कर पा रहे हैं, अभी प्रयास जरूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वाले और जो स्लोगन देने वाले ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही आप जानते हैं कि हर जिले में और राज्य स्तर पर भी एक समिति का गठन हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम MCMC कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो उसके माध्यम से इन पर नज़र रखी जाएगी और जो भी निर्देशों का पालन कराएंगे। सोशल मीडिया को लेकर के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाएगा उस समिति के माध्यम से।